हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल प्रतिशाखा में। तो कल हम बात कर रहे थे मौर्य काल की। आज हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्यों के पश्चात जो काल बोला जाता है उसमें भारतीय शासक तथा विदेशी शासक। भारतीय शासकों में हम देखेंगे सर्वप्रथम शुंग वंश, जिसका समय अवधि 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक। उसके पश्चात हम देखेंगे कण्व वंश, जो कि 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक। उसके पश्चात सातवाहन वंश, जो कि उसके पश्चात विदेशी शासकों में हम देखेंगे सर्वप्रथम हिंद यवन। उसके पश्चात हम देखेंगे शक। उसके पश्चात हम देखेंगे पहलव, या फिर इसको बोलते हैं पार्थियन। उसके पश्चात हम देखेंगे कुषाण। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय शासकों से। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं भारतीय शासक। भारतीय शासकों में सर्वप्रथम शुंग वंश। शुंग वंश जो कि 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक इसका समय था। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। बौद्धों का संहारक कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग के जो गुरु का नाम था वह था पतंजलि। पतंजलि इन्हीं के दरबार में रहते थे। शुंग काल में यवनों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया था। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय यवनों को ही जाता है। यवनों ने ही भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था। काल में बाल विवाह की शुरुआत हुई। तथा मनुस्मृति में राजा की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। शुंगकालीन जो सिक्के थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। शुंगकालीन सिक्के जो कि सोने का सिक्का, सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। एक चांदी का सिक्का था जिसे कि पुराण कहा जाता था। एक तांबे का सिक्का था जिसे कि कारशापन कहा जाता था। कारशापन। तथा देवभूति जो हैं वह शुंग वंश के अंतिम शासक थे। देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक थे। अब हम बात करते हैं कण्व वंश की। कण्व वंश 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक इसका समय है। कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव थे तथा अंतिम शासक सुशर्मा थे। इसके पश्चात अब हम एक महत्वपूर्ण वंश सातवाहन वंश। सातवाहन वंश
जो कि 30 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक उसका कार्यकाल है। सातवाहन वंश के संस्थापक जो थे वह थे सिमुक, तथा अन्य शासक, सातवाहन वंश के जो अन्य शासक हैं वह कपिलक, कुंतल, हाल तथा गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी। अब गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे उनकी कुछ उपाधियां थी, जैसे कि एक ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, तथा द्वितीय परशुराम। हम बात करते हैं सातवाहनों की जो राजधानी थी वह थी प्रतिष्ठान। इसी का एक अन्य नाम है पैठन। इन्हें आंध्र तथा सातवाहन कहा जाता था। सातवाहन तथा आंध्र। सातवाहन वंश के शासक हाल, उन्होंने एक गाथा लिखी जिससे कि गाथा सप्तती कहा जाता है, जो कि प्राकृत भाषा में थी। सातवाहन काल में प्राकृत भाषा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। सातवाहन वंश ने कुछ सिक्के जारी किए। सिक्कों में चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का तथा शीशे का सिक्का तथा पोटिया, यह सिक्के सातवाहन वंश ने जारी किए थे। अब हम बात करते हैं विदेशी शासकों की। विदेशी शासकों में सर्वप्रथम है हिंदयवन। इसके शासक थे डायोडोटस। एक और शासक थे यूथिडेमस। एक शासक थे डेमेट्रियस तथा एक और शासक थे मेनांडर। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का यवनों ने ही जारी किया था। नाग दशक की पुस्तक मिलिंद पन्नों से हमें मेनांडर की जानकारी प्राप्त होती है। यवनों ने ही भारतीयों को ज्योतिष कुंडली आदि से परिचित करवाया था। ज्योतिष कुंडली आदि से यवनों ने ही भारतीयों को परिचित करवाया था। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं अब आगे शक वंश। शकों की भारत में कई सारी शाखाएं स्थापित हुई, जैसे कि एक शाखा तक्षशिला। इसके संस्थापक थे मेउस। मथुरा, जिसके संस्थापक थे राजबुल। एक शासक थे महाराष्ट्र में, जिसे कि शहरात वंश भी बोलते हैं। इसके शासक भूमक थे। सौराष्ट्र के मालवा तक शकों का संस्थापक जो था वह कर्दम वंश का चष्टन था। तथा इसी वंश के शासक रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। रुद्रदामन की जानकारी उनके एक अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख। अब बात करते हैं पहलव वंश की। पहलव तथा पल्लव वंश अलग अलग है, ना कि एक है। इस बात के आप कंफ्यूज मत होना, इस बात से आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि पहलव तथा पल्लव वंश दोनों ही अलग अलग वंश हैं। इसके संस्थापक जो थे मित्रदात। पहलव काल में ईसाई धर्म का प्रचारक
सेंट थॉमस भारत आया था। कुषाण वंश। कुषाण वंश के शासक तथा संस्थापक कुजुकड-फिशस तथा अन्य शासक विम कडफिसेस तथा कनिष्क। कुषाण काल में ही सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए। कनिष्क ने अपनी राजधानी को पेशावर, या जिसे हम बोलते हैं पुरुषपुर, जिसको बोला जाता था, इसको अपनी राजधानी बनाया। तथा राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत कैलेंडर जारी किया। कनिष्क ने पेशावर में कनिष्क टावर पेशावर में और कनिष्क चैत्य विहार, इनका निर्माण करवाया कनिष्क ने पेशावर में। कनिष्क के काल में गांधार कला तथा मथुरा कला का विकास हुआ। गांधार कला जो थी वह यूनानी और रोमन कला का जिसमें प्रभाव था। सर्वप्रथम गांधार कला तथा मथुरा कला के कलाकारों ने महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई। महात्मा बुद्ध, इनकी मूर्तियां इन्होंने बनाई। तथा गांधार कला की मूर्तियां काले पत्थर से तथा मथुरा कला की मूर्तियां लाल पत्थर द्वारा निर्मित की जाती थी। अब राजा कनिष्क के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, जो कि जिनमें सर्वप्रथम है चरक, जो कि दवाओं के जनक जिनको माना जाता है। उसके पश्चात सुश्रुत, इनको सर्जरी का जनक माना जाता है। तथा नागार्जुन तथा वसुमित्र तथा अश्वघोष, यह राजा कनिष्क के दरबारी विद्वान थे। राजा कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया था, किंतु चीनी सेनापति थे पांचाऊ, इन्होंने राजा कनिष्क को पराजित कर दिया था। कनिष्क ने रेशम मार्ग तक पर कब्जा कर लिया था। रेशम मार्ग जो कि एक भारत तथा चीन का एक व्यापारिक मार्ग था, वहां तक राजा कनिष्क ने उस पर कब्जा कर लिया था। अब इससे आगे हम बात करते हैं गुप्त वंश की। गुप्त वंश जो कि 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक इसका समय है। इस गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त तथा अन्य शासक थे घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त तथा स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का जो समय था वह था 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक, तथा समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल था वह था 350 से 375 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि एक प्रतापी राजा थे, इनका कार्यकाल था 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। तथा इनसे पहले ही एक इनके भाई भी शासक बनते हैं, रामगुप्त, जो कि 375 से 375 ही ईस्वी वर्ष इनकी मृत्यु भी हो जाती है। उसके पश्चात हम बात करते हैं कुमारगुप्त, जिनका कार्यकाल था 415 ईस्वी से 455 ईस्वी।
तथा स्कंदगुप्त का कार्यकाल 455 से 467 ईस्वी तक। यह इनके कुछ गुप्त वंश के मुख्य राजाओं का कार्यकाल था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इस प्रकार उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने शक्ति में वृद्धि की तथा राज्य विस्तार किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराज की उपाधि ग्रहण की। उसके पश्चात हम बात करते हैं समुद्रगुप्त। इनकी उपाधियां थी भारत का नेपोलियन, यम, कुबेर, इंद्र तथा कविराज। ये सब समुद्रगुप्त की उपाधियां थी। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख से हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है तथा प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक है वह हरिसेन थे। हरिसेन। तो प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में लिखी गई है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत व दक्षिण भारत के कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी तथा प्रयाग प्रशस्ति की चौथी पंक्ति उसके युवराज चुने जाने का उल्लेख उसमें मिलता है। 8वीं पंक्ति में राज्य अभिषेक का अभिलेख मिलता है। 13वीं तथा 14वीं पंक्ति से आर्यवर्त के प्रथम युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। आर्यवर्त का मतलब यानी कि उत्तर भारत से है। आर्यवर्त का मतलब उत्तर भारत। समुद्रगुप्त ने पहले उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, फिर दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। जब तक उत्तर भारत के कुछ राज्य स्वतंत्र हो गए थे, इसने फिर से उत्तर भारत पर आक्रमण किया तथा इसे आर्यवर्त का युद्ध कहते हैं। इसी कारण से इसको आर्यवर्त का युद्ध कहा जाता है। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। पहले थे रामगुप्त तथा दूसरे पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त 375 से 375 इनका कार्यकाल रहा तथा रामगुप्त के अभिलेख संजन का लेख, इसके अलावा काम्बे का लेख तथा एक अन्य दुर्जनपुर का लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि ध्रुव स्वामिनी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन समुद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी की शादी रामगुप्त से कर दी थी। तो राजा रामगुप्त शकों के युद्ध में संधि के दौरान रामगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी को शकों के हवाले कर दिया तथा चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया। शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को एक नई नाम की उपाधि से जाने लगा, जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्त। क्यों देवी चंद्रगुप्त नाम के पीछे कहानी यह है कि ध्रुव स्वामिनी को छोड़ने के लिए उन्होंने दूसरी रानी के हवाले करने की शर्त रखी गई थी, जिसके कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक लड़की का भेष बनाकर तथा अपने पालकी में बैठकर, इसके साथ जो भी थे व्यक्ति सभी ने लड़कियों के कपड़े धारण किए हुए थे तथा वहां पर पहुंचते हैं शकों के बीच तथा अपने तलवार निकालकर उन पर आक्रमण करते हैं तथा शकों को पराजित करते हैं, जहां से इनका नाम देवी चंद्रगुप्त पड़ जाता है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका कार्यकाल 375 ईसा पूर्व से 415 ईसा पूर्व था। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो अभिलेख हैं वह है मथुरा का लेख तथा मेहरौली का लेख,
जो कि दिल्ली में है। मेहरौली का लेक दिल्ली में है। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि है शकारी, यानी कि शकों का दुश्मन, जिसका अर्थ होता है शकों का दुश्मन, तथा देवराज, देवश्री, देवी चंद्रगुप्त तथा विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबारी विद्वान थे, दरबारी विद्वान, वह थे पहले कालिदास। कालिदास की रचनाएं मालविकाग्निमित्रम तथा अभिज्ञान शकुंतलम तथा रघुवंशम तथा मेघदूतम, ये सभी कालिदास जी की रचनाएं थी। उसके पश्चात दूसरे जो थे वह थे वराह मिहिर। इनकी रचना है बृहत संहिता। उसके पश्चात तीसरे जो विद्वान थे वह थे धन्वंतरी। इसके पश्चात अगले विद्वान थे आर्यभट्ट। इसके पश्चात अगले विद्वान थे अमर सिंह। आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टियम। तथा अमर सिंह की रचना है अमरकोश। वराहमिहिर जो थे वह खगोल्य थे, एक खगोल्य थे जिन्होंने अंतरिक्ष के बारे में अनुसंधान किया था। आर्यभट्ट ने पाई तथा शून्य का आविष्कार किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रूपक नामक चांदी का सिक्का जारी किया था। तथा चंद्रगुप्त द्वितीय ने वकाटक, महाराष्ट्र, वहां पर अपनी पुत्री का विवाह किया तथा राज्य विस्तार किया। राज्य विस्तार तथा शक्ति बढ़ाकर गुजरात पर शकों, जो गुजरात पर शकों का राज था, वहां पर शकों पर हमला किया तथा शकों को संपूर्ण तरीके से समूल नाश कर दिया। इसी कारण से उनको शकारी कहा गया था। 399 ईस्वी में एक चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, जिनकी किताब है फो क्यों की फोक्यो की रचना वह फाहियान ने की थी। अच्छा, एक बात नोट करके लिखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम, इनके समय पर 319 ईस्वी में गुप्त संवत जारी हुआ था। अब हम देखते हैं इससे आगे गुप्तकालीन मंदिर। जिनमें सबसे प्रथम है सांची का मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके पश्चात है एरन का मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। उसके पश्चात हम देखेंगे भूमरा का शिव मंदिर, यह भी मध्य प्रदेश में ही है। उसके पश्चात हम देखेंगे नचना कुठार का पार्वती मंदिर, यह भी मध्य प्रदेश में ही है। उसके पश्चात हम देखते हैं शेरपुर का लक्ष्मण मंदिर, यह छत्तीसगढ़ में है। उसके पश्चात हम देखते हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके पश्चात हम देखते हैं
भीतरगांव का मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके पश्चात हम देखते हैं गुप्त काल में ही अजंता की गुफाओं का चित्रांकन हुआ था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके काल में उज्जैन के विद्वान, इनकी एक परिषद होती थी। अगले जो शासक हैं वह हैं कुमारगुप्त, जिनका कार्यकाल 415 ईस्वी से 455 ईस्वी। इनकी जानकारी के जो साधन हैं वह विलसद का अभिलेख, तथा इंदौर का अभिलेख, तथा फरीदपुर का अभिलेख। उसके पश्चात है दामोदरपुर का अभिलेख, तथा मनकुंवर का अभिलेख। कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त के काल में ही उन्होंने आक्रमण किया था, जिन्हें कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने पराजित किया। गुप्त शासक भानुगुप्त कुमारगुप्त के एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है कि इस समय पर सती प्रथा प्रचलित थी। एरन अभिलेख 510 ईस्वी का है, 510 ईस्वी में एरन का अभिलेख। इसके पश्चात राजा बनते हैं स्कंदगुप्त। गुप्तोत्तर काल, थानेश्वर में जो थे वहां पर थे वर्धन वंश। कन्नौज में गोखरी वंश। मालवा मध्य प्रदेश में देवगुप्त तथा उत्तरगुप्त। गोंड नरेश, शशांक, जो कि बंगाल में के शासक थे। अब हम बात करते हैं वर्धन वंश की, जिसका समय काल 580 ईस्वी से 647 ईस्वी तक है। वर्धन वंश हर्षवर्धन वर्धन वंश का ही शासक था। आरंभ में वर्धन वंश की राजधानी जो थी वह थी थानेश्वर, किंतु बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को बदलकर कन्नौज को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया था। हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकें लिखी थी, जिनमें सर्वप्रथम थी नागानंद, दूसरी पुस्तक है प्रियदर्शिका, तथा तीसरी पुस्तक है रत्नावली। हर्षवर्धन के जो राजकवि थे वह थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने ही हर्षचरित्र लिखी। हर्षचरित्र हर्षवर्धन ने प्रति 5 वर्ष में कन्नौज में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया। हर्षवर्धन जो थे प्रत्येक 5वें वर्ष कन्नौज में धार्मिक कार्य का आयोजन करता था, जिसे कि महामोक्ष परिषद कहा जाता था। 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री
ह्वेनत्सांग भारत यात्रा पर आए थे। ह्वेनत्सांग की पुस्तक है सी यू की। हर्षवर्धन ने अपनी बहन की शादी कन्नौज के गोखरियों से की थी, लेकिन कुछ समय बाद जब गोखरी शासक की हत्या हो गई तो हर्षवर्धन के बड़े भाई की भी हत्या हो गई। तो हर्षवर्धन ने इसका बदला लिया तथा बंगाल व मालवा पर कब्जा कर लिया तथा अपनी राजधानी को कन्नौज बना लिया। हर्षवर्धन दक्षिण भारत की तरफ अपना राज्य विस्तार कर रहा था, लेकिन चालुक्य वंश जो कि महाराष्ट्र में, चालुक्य वंश के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, इनसे युद्ध में हर्षवर्धन पराजित हो जाते हैं तथा इस घटना की जानकारी हमें ऐहोल के अभिलेख से प्राप्त होती है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात राजधानी कन्नौज के लिए 3 शक्तियों के मध्य संघर्ष हुआ, जिन्हें की त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है, जिसके अंतर थे सबसे पहले गुर्जर तथा प्रतिहार वंश, जो कि पश्चिम भारत में स्थापित थे। उसके पश्चात थे पाल वंश, जो कि पूर्वी भारत में स्थापित थे, तथा राष्ट्रकूट वंश, जो कि दक्षिण भारत में स्थापित थे। तो यह त्रिकोणात्मक संघर्ष का केंद्र बना। तथा एक बात हम यहाँ पर नोट करके लिखेंगे कि संगम काल का संबंध दक्षिण भारत के 3 वंशों से है। संगम काल, जिनमें है प्रथम चोल वंश, दूसरे हैं चेर वंश तथा तीसरे हैं पांड्या वंश। इन तीनों का संबंध संगम काल से है। संगम साहित्य से हमें इन तीनों संगम काल की जानकारी प्राप्त होती है। संगम काल दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन हुआ था। संगम सम्मेलन जिसे हम बोलते हैं, स्थान लिखेंगे एक तरफ तथा दूसरी तरफ लिखेंगे अध्यक्ष। स्थान था मदुरई तथा इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य। दूसरा स्थान था कपाटपुरम या अलाव तथा इसके अध्यक्ष थे तोलकप्पियर, जिन्होंने तोलकप्पियम भी लिखी थी। दक्षिण मदुरई, नक्कीरर। यह 3 सम्मेलन 3 संगम हुए थे, जिस कारण से इसको संगम काल कहा जाता है। अब हम बात करेंगे संगम साहित्य की, जिसके अंतर्गत एक तरफ हम लिखेंगे लेखक तथा दूसरी तरफ लिखेंगे पुस्तक। लेखक में लिखेंगे तोलकप्पियर तथा पुस्तक है तोलकप्पियम। एक लेखक में लिखेंगे इलंगो आदिगल तथा पुस्तक में लिखेंगे शिल्पादिगारक। लेखक में लिखेंगे तिरुवल्लुवर तथा पुस्तक में लिखेंगे कुशल। लेखक में लिखेंगे शीतलय सतनार तथा पुस्तक में लिखेंगे मणिमेखले। लेखक में लिखेंगे जन्य गांडार तथा पुस्तक में लिखेंगे कलिंगतुपर्णी। उसके पश्चात लेखक में लिखेंगे कंबन तथा पुस्तक में लिखेंगे तमिल रामायण। उसके पश्चात लेखक में लिखेंगे
लेखक में लिखेंगे तिरुक्ता देवर तथा पुस्तक में लिखेंगे जीवक चिंतामणि। उसके बाद लेखक में लिखेंगे सेक्किलार तथा पुस्तक में लिखेंगे पेरी पुराण। तो यह सब संगम साहित्य थे। इसी त्रिकोणीय संघर्ष के कारण तीनों ही शक्तियां कमजोर पड़ गई थी। यही कारण है कि पूर्व मध्यकाल के समय भारत में बहुराज्यीय व्यवस्था स्थापित हो गई थी तथा छोटे छोटे शहर इस कारण से अस्तित्व में आ गए थे। अब हम आगे देखेंगे पूर्व मध्यकाल, जिसका समय काल है 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी। तो कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पूर्व मध्यकाल। उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत पसंद आएगी। यदि आपको लगता है कि क्लास की स्पीड बहुत ही अधिक है तो आप अपने यूट्यूब से इसकी स्पीड को कम तथा ज़्यादा कर सकते हैं। तो लाइक, कमेंट, शेयर तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस जानकारी को आगे बढ़ाएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।